मेरी आवाज़ तो आप लोगों को आ रही होगी, आई होप सभी लोगों को वॉइस क्लियर होगी। तो शुरू कर दिया जाए आज के लेक्चर को। सभी लोगों के लिए आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आपके क्या कहा जाता है कि किस तरीके से जो ये है सेक्शन आपके सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट को देखा। उसके बाद अब हम लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से जस्ट आगे बढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज। मैं रोज की तरह एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई कि मैं रोज की तरह आपको एक बार फिर बताना चाहूंगा कि मेरे भाई हम लोग ये जो पीपीटी है, अगर आप नोटिस करेंगे तो देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। इवन आज तो हम कुछ संस्कृत में भी लिख दिए हैं। तो जिसको लगेगा कि सर संस्कृत, तो वो संस्कृत में अपना एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में मैंने पूरा लिखा हुआ है। अब मुद्दा ये, अब जैसे आगे चल के मैं बोलूंगा कि मैक्स मूलर का मध्य एशियाई सिद्धांत, ये सब तो वो सब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे आ, वो जो थे क्या कहे जाते हैं, मैंने नोट्स देखे हैं, नोट्स बनाए पीपीटी में तो बहुत ही कम। देखो, प्रेक्षण जैन जी कुछ कह रहे हैं कि सर आपकी बात बिल्कुल सही थी, आप जो पढ़ाते हैं वो मतलब हैंड रिटेन नोट्स जो आप मतलब आप लोग जो लिखते हो वो ज्यादा कामयाब है रेदर देन कि इसके। इसमें एक इशारा है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट है, ठीक है ना, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन इट डजंट मीन लल्ला कि अब मतलब कि मैं जो लिखाऊंगा, अब जैसे वैदिक लिटरेचर, अब देखो यहाँ पे सारे ब्लैंक पेज मैंने लगाए हैं इसलिए कि अब ऋग्वेद के बारे में पढ़ाऊंगा तो है, लेकिन मैं बताऊं मैं लिख लिख के जो समझाऊंगा और वो आप नोट्स बनाना, इसके भरोसे बहुत ज्यादा मत रहना। ये एक इशारा मात्र है कि ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो बेहद जरूरी है। ठीक है लल्ला, तो मैं शुरू करूं बिना आप समय गवाए, ठीक है ना। तो देख लो सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं जा रहा हूं ब्लैंक पीपीटी लेने। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे बहुत डिटेल में पढ़ाना है, इसके लिए लेक्चर की कमी पड़ने वाली है जो मुझे लगता है। तो लास्ट में एटलीस्ट 2 लेक्चर ऐसे रहेंगे जो आपको खुद से करना होगा। अगर आप सब लोग कमेंट करो कि यस सर, कोई एक आध दो आप बता दीजिएगा, लेकिन 99% चीजें आप डिटेल में पढ़ाइए। तो उसके लिए आपको ये लिखना होगा कि यस सर, कोई भी 2 लेक्चर आप कभी भी होमवर्क के रूप में दीजिएगा। छोटा लेक्चर दूंगा जो थोड़े से कम जरूरी होंगे, जो थोड़े कम जरूरी होंगे, कोई भी 2 लेक्चर, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में एक आध 2 लेक्चर, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी हिंट कर दूं, लेकिन अगर मुझे 90 क्या 99% डिटेल में पढ़ाना है, ऐसी ऐसी बातें आपको बतानी है कि हिस्ट्री में कहीं से कुछ ना छूटे, तो आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा साथ देना दोस्त। मैं भरोसे के साथ कहता हूं, ऐसी इतिहास दोबारा अपनी लाइफ में नहीं पढ़ोगे जितना डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं अपने, मतलब मैं खुद भी भगवान और अल्लाह में विश्वास रखता हूं। मैं आपको वचन देता हूं, मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन बस एक आध 2 बार जो कह दूंगा कि लल्ला इसको खुद से देख लेना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, वो आप देख लेना, ठीक है। मैं कोशिश भी करूंगा, एक्स्ट्रा लेक्चर भी लूंगा। अगर आप देखिए तो जो मेरा लेक्चर है आज, वैदिक बौद्ध या जैन या कोई और लेक्चर होना चाहिए था, लेकिन मैं मात्र दूसरे लेक्चर पे हूं। सही है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। अब चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब हम लोग को थोड़ा शुरुआत करने की जरूरत है, तो आ जाओ अब शुरुआत किया जाए अपने यहां से जो हम लोग का लेक्चर है मेरे भाई, वैदिक एज। ठीक है, आपके कमेंट ऑफ कर दे रहा हूं, कमेंट ऑफ। और जैसे ना कथा सुना जाता है, ऐसे करके बैठ जाओ, एकदम माहौल तकिया उकिया लगाया ऐसे किए, यहाँ गुरु जी अब वो वाली फीलिंग, नाच बसंती नाच, हम तैयार हैं। और मैं अभी आपके सामने पौन घंटा तक नाच रूपी पढ़ाई कराने के लिए तैयार हूं, ठीक है। कहानी सुनो मजेदार ढंग की, और अपना नोट्स तैयार करना। मैं कमेंट ऑफ कर रहा हूं लल्ला, सबके कमेंट ऑफ रहेंगे, कमेंट ऑफ। अब 45 मिनट बाद बात होगी,
मन में कोई बात आवे भी तो 45 मिनट तक पहले सुन लो, फिर कोई बात करना। चलिए सर, शुरुआत करिए। एक्चुअली मेरे दोस्त, बात शुरू होती है, अब चलो एक ब्लैंक पेज ले लें, ब्लैक कलर का ले लेना, ब्लैक ज्यादा सही रहेगा, ब्लैक कलर, ये ठीक है, ब्लैक कलर। अब बात शुरू होती है मेरे भाई। अच्छा, आप लोग प्लीज अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, प्लीज अपना नोट्स बनाना। बात शुरू होती है आर्यों की। देखो एक चीज तुम लोग, पहले एक छोटा सा कहानी, ये भारत का जम्मू कश्मीर का एरिया, भारत के जम्मू कश्मीर के एरिया में कहीं पे मोहनजोदड़ो था, तो कहीं पे हड़प्पा था, तो कहीं पे बनवाली था, तो कहीं पे सुतका गैंडोर था। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी, ये करीब जो एनसीईआरटी को माना जाए तो 2350 बीसी से शुरू होकर के टू 1750 बीसी तक चली। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर उल्टा लिख दिए ना, 1750 से आपको 2350 लिखना चाहिए था। लेकिन नहीं मेरे भाई, एंशिएंट हिस्ट्री में आपका जो गिनती है, मोटे तौर पे बता रहा हूं, मोटे तौर पे वो पीछे की तरफ चलता है, ऐसे 100 से 99, फिर 98, ऐसे ही देखो 2350 से 1750, फिर ऐसी करते करते मैं 1500 पे आऊंगा, फिर मैं 1200 पे आऊंगा, फिर मैं 1000, फिर मैं ऐसी करके 100 पे आ जाऊंगा, 99 पे आ जाऊंगा, 1 पे आ जाऊंगा, और उसके बाद फिर जीरो टाइम पीरियड, और फिर 1 2 3 4 ऐसे। मॉडर्न इंडिया वाला जो टाइम चलता है वो ईस्वी में चलता है, कि भैया हम 1947 में आजाद हुए, आज 2024 चल रहा है, 1600 में अंग्रेज आए। ये वाला जो टाइम है ये ईस्वी में। लेकिन जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ईसा पूर्व में चलती है, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और ये चलती ईस्वी को हम लोग एना डोमिनन, ये एडी कहते हैं। तो इसलिए, क्योंकि आगे चल के एंशिएंट हिस्ट्री में मैं ऐसे लिखूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 में राजा बना और 298 में मर गया। तो कुछ लड़के लड़की कहेंगे भक गलत गुरुजी लिख दिए, 322 में कोई राजा बनेगा तो 298 में मरेगा, ये वाला इधर होना चाहिए, ये वाला इधर होना चाहिए, ऐसा कहेंगे। तो मैं कहूंगा लल्ला ये बात है ईसा पूर्व की, इसमें कहानी पीछे की तरफ चलती है, 298 के बाद इसमें 297 आएगा, फिर 200 आएगा, ऐसे। ये वाली बात क्लियर हो गई सभी को। चूंकि मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, उसमें ईसा पूर्व या बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट जो है मेरे लल्ला, वो पीछे की तरफ चलता है। इसीलिए मैंने लिखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से 1750, ये पॉइंट। अच्छा, तो सर हम लोग मेनली बात कर रहे थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे हड़प्पा था, हाँ सर ये आपने पढ़ा दिया, कहीं पे मोहनजोदड़ो था, कहीं पे बनवाली था, कहीं पे लोथल था। और माना जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता था, ये 2350 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत में था। फिर कुछ इतिहासकारों ने कहा नेचुरल डिजास्टर या फिर प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा आई और पूरी की पूरी चीज बर्बाद हो गई। प्राकृतिक आपदा आई और पूरा का पूरा चीज बर्बाद हो गया नेचुरल डिजास्टर में, ठीक है, बर्बाद हो गया। फिर इस 1750 से लेकर के मेरे भाई करीब करीब पीछे अगर जाए तो एक गिनती पड़ेगी 1500। इस 1500 बीसी तक कोई भी भारत का साक्ष्य नहीं मिलता है कि इस 250 साल में एक्चुअली भारत में क्या हुआ, किस तरीके की चीजें हुई, कोई भी न गूगल पे है, न सिलेबस में है, न कहीं है। लिखा जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आई थी, भूकंप आया था या बाढ़ आ गया था। अब पूरा का पूरा, जैसे मान लो यहां से अब आपके नदी बह रही है, यहाँ पे नदी बह रही है सिंधु, सब डुबा दी सिंधु, यहाँ लो पानी पानी भर गया। यहाँ पे ब्यास, झेलम, सतलज, रावी पूरा भर दी इसको, ये खत्म, सत्यानाश। कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा थोड़ी हुआ था, भूकंप आया था। क्या कहते हैं, दिस इज दैट, कि भूकंप आया था। अब पूरी पृथ्वी ऐसे फट गई और ये लोग पृथ्वी के अंदर घुस गए। यही वजह है कि अब आज खुदाई होती है तो ये लोग मिलते हैं, इन लोगों का एविडेंस। स्थिति चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर हो गई, और वो बात ये क्लियर हुई मेरे भाई कि ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, अब वो भूकंप था कि बाढ़ था कि कोई रोग था, कुछ इतिहासकार तो लिखते हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया इसलिए,
आजकल एनसीईआरटी पे भी बहुत ज्यादा कुछ मुद्दों में भरोसा मत करना, आजकल माफी मांगते कई मुद्दों में फिर रही है एनसीईआरटी की किताब। ये जो आर्यों के आगमन का सिद्धांत है, जो आज हम लोग का लेक्चर है, इसी में एनसीईआरटी ने भूल माफी, किताब बदलना, सिलेबस बदलना शुरू कर दिया है। मतलब पिछले 50 साल से 60 साल से आपके आजादी के 77 साल में उसने अपने आप को सही माना। 77वें साल में उसे ये लगने लगा, अरे ये वाली थियरी तो गलत है, आर्यों के आगमन की थियरी। देखो अब यहां आज से आपका लेक्चर शुरू हो रहा है। यहां पे एक्चुअली मेरे भाई ये था सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जम्मू कश्मीर का एरिया। कुछ इतिहासकार कहते हैं इधर से सेंट्रल एशिया से, कहां से? सेंट्रल एशिया। सर ये सेंट्रल एशिया या फिर मेरे भाई इसे हम लोग कहते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत में यहां पे एक पास है जिसका नाम है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से कुछ लोग भारत में आए जो संस्कृत भाषा बोलते थे और उन्हें आर्य कहा जाता है, और वो भारत में प्रवेश किए 1500 बीसी में। आर्यों का प्रवेश खैबर पास से इंडिया में। और ये कहने वाला कोई और नहीं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है आपके मैक्स मूलर। और अब कुछ इतिहासकार कहते हैं भक्त गलत बोला था, नहीं आए थे, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में मैक्स मूलर का खूब पूछता है, ये कई बार आपसे पूछ देगा किसने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत में आए थे? मैक्स मूलर। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा तिब्बत से आए थे। पीडीएफ में ये लिखा हुआ है, परेशान मत होना, ये लिखा है किसका विचार कहां से। तो बाल गंगाधर तिलक जी, एक बार हिंट के लिए लिख दे रहा हूं, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि नहीं, आर्य आए थे आर्कटिक से। सबका देखो अलग अलग मत है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते थे नहीं, आर्य आए थे तिब्बत से भारत में। वहीं एक है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, ठीक है ना, उनका भी खूब चलता है, वो बोले थे कि आल्प्स पर्वत। डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, आर्य भारत में आए थे आल्प्स पर्वत के साइड से। लेकिन एग्जाम में जो ज्यादा आता है वो मैक्स मूलर वाला पूछता है। हालांकि अब मैक्स मूलर की थियरी को भी गलत मान लिया गया है। उस समय कोई रिसर्च उसर्च उतना करता नहीं था, थोड़ा बहुत होता था, तो ये अपने को ज्ञानी बन लिए थे, गूगल पे इन्हीं का नाम चलता है। आज भी आपको नंबर पाने के लिए इसी की थियरी को मानना पड़ेगा। लेकिन देखना 2-4 साल में शायद जब आप लोग अपने अगली पीढ़ी को पढ़ा रहे होगे तो आप बताओगे कि मैक्स मूलर की थ्योरी गलत थी। एनसीईआरटी की किताब ने सन 2024 में अपना संशोधन कर दिया था, अमेंडमेंट कर दिया था। लेकिन अभी आपके लिए ये ठीक है कि नंबर पाने के लिए मजबूरी है। नहीं तो मैं जिस दिन इतिहास के फील्ड में थोड़ा और जल्दी बुढ़ा हो जाऊं, दाढ़ी वाड़ी पक जाए, एकदम 70 साल 80 साल का लाठी लेके चलने लगूं, फिर देखना मैं गूगल वालों को क्या करता हूं, मेरे देश का इतिहास लिखेंगे वो भी गड़बड़। अब पूछ दूंगा कि ये सब कहाँ लिखे हो भाई, किस आधार पे लिखे हो कि मैक्स मूलर ने कहा कि सेंट्रल एशिया से। 10 ठो प्रमाण है कि आर्य इटसेल्फ फ्रॉम इंडिया, आर्य कहीं से नहीं आए थे। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोग बचा गए थे वही धीरे धीरे आर्य में बदल गए, ऐसे कई प्रमाण भी मिलते हैं। खैर, अब ये खैबर दर्रा से प्रवेश किए। जब ये प्रवेश किए मेरे भाई, तो फिर देखो क्या स्थिति बनती है। इनके प्रवेश करने के बाद आर्य लोग जब भारत में आए तो ये लोग मुख्यतः कबीले के रूप में आए। ये आर्य जो थे जगह जगह जब रुके तो ये कबीले के रूप में, जैसे इनके 5 कबीला मतलब होता है ट्राइब्स, ठीक है ना, 5 ट्राइब्स थे इनके। एक का नाम था द्रुहु, ठीक है ना, एक का नाम था द्रुहु अनु, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप भी कभी जानकारी के लिए। द्रुहु, अनु, पुरु, तुवरसु, यदु, पुरु, तुवरसु, यदु, ये 5 ट्राइब्स के नाम थे जो भारत में प्रवेश किए। और आने के बाद ये जगह जगह अपना कबीला बना लिए। मान लो कोई यहाँ पे कबीला रहने लगा, कोई यहाँ पे ट्राइब्स रहने लगा, कोई यहाँ पे रहने लगा, कोई यहाँ पे रहने लगा, कोई यहाँ पे रहने लगा। आकर के ये छोटे छोटे ट्राइब्स या फिर कबीला के रूप में अपने आप को इधर बसा लिए, कबीला के रूप में। और बसाने के बाद ये प्रवेश कब किए थे सर? 1500 बीसी में। इधर कई नदियां बहती थी। सिंधु घाटी में हम लोग पढ़े थे कि सर इधर से सिंधु नदी भी आ रही है, इधर से रावी नदी भी आ रही है, सर सतलज भी आ रही है, सर ब्यास नदी भी आ रही है, झेलम नदी भी है? ये 5 नदियों का क्षेत्र था, 5 रिवर एरिया, दैट्स कॉल्ड पंच
नद। इन 5 नदियों, इधर 5 नदियां बहती थी। तो आर्य लोग जो आए, ये शुरू में पंचनद एरिया में रहे, पंचनद क्षेत्र में रहे। यहां पे एक्चुअली मेन नदी थी सिंधु, मेन नदी थी सिंधु। बाकी सिंधु की सारी सहायक नदियां थी। अगर उस समय की सारी नदियों को ऊपर की जोड़ दिया जाए तो वो 7 नदियां थी। मुख्य रूप से 5, लेकिन अन्य को भी जोड़ लिया जाए तो 7। तो आपसे पेपर में पूछता है द इनिशियल हैबिटेट ऑफ आर्यंस, आर्यों का प्रारंभिक निवास कहां था? तो आर्यों का प्रारंभिक निवास सर सिंधु नदी की 7 मतलब सप्त। क्यों हिंदी में लिख रहे हो सर? रीजन है ये संस्कृत में लिखे थे, और संस्कृत में सप्त को आप सप्त ही लिखोगे, और हिंदी में भी, और इंग्लिश में लिखोगे तो 7। ठीक है ना? सप्त सैंधव प्रदेश, आर्यों का जो क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। प्रदेश मतलब क्षेत्र। द इनिशियल हैबिटेट्स ऑफ आर्यन आर सप्त सैंधव एरिया। क्लियर हुआ कि आर्यों का प्रारंभिक निवास क्या था? अच्छा सर, वो तो था सर सप्त सैंधव एरिया। ये 5 कबीलों के रूप में है। इनके जो कबीले हुआ करते थे उनमें ऐसे हुआ करता था, जैसे मान लो एक कबीला है, कबीले में एक यहां परिवार है। सबसे छोटा जो इकाई होता था परिवार, उसका हेड, जो कुल का हेड होता था, वो कुलप कहलाता था। कुलप से ऊपर जैसे सरपंच टाइप का व्यक्ति ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी, जैसे ये आपके दादाजी, ये ग्राम प्रधान जी, ठीक है ना, ग्राम प्रधान। उनसे जो ऊपर था डीएम, पूरे एरिया का समझ लो, एक अपने जिला का मालिक या यूं कह लो राज्य का मालिक, वो हुआ करता था विस्पति। ये पदों के नाम है, इनकी इंग्लिश के लिए मत परेशान होना। इनको इंग्लिश में भी आप कुलप, ग्रामीणी और विस्पति ही कहोगे। इट इज अ पोस्ट नेम ड्यूरिंग वैदिक एज। और विस्पति से जो ऊपर हुआ करता था दैट विल बी राजा, किंग। तो इनके कबीलों का जो बेसिक हुआ करता था वो ये था। सबसे पहले कुल, कुल का मुखिया कुलप, कई कुल मिलकर के एक गांव बनाते थे, उस गांव का मुखिया ग्रामीणी, कई गांव मिलके एक विस बनाते थे, पूरा जिला टाइप का, उस जिले का मुखिया या उस जगह का मुखिया विस्पति, कई विस्पति, कई बड़े बड़े जिले मिलकर के एक बड़ा एरिया कवर करते थे, और उस पूरे एरिया का जो हेड होता था दैट वाज राजा। क्लियर हुआ? ठीक है। आर्य जब ये आए थे तो इनके बारे में आपको बताऊं, ये लोग जैसे इनके परिवार की बात कर रहे हैं तो कुछ टर्म का प्रयोग करते थे लल्ला। अब देखो ये सब जो बता रहा हूं ना, इसका जो नोट्स बनाओगे अब समझ समझ के, वो तुम्हारे लिए, तुम पीएससी तक का एग्जाम देना आज के लेक्चर से, इसी से देखना तुम्हारा होगा उसमें, अगर क्वेश्चन होगा तो इतना डिटेल बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद सर क्या किया जाए कि ये हो गए सर। इसके बाद जो अपने नेक्स्ट हैं, अगर हम लोग कहा जाए कि नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, इसको ऐसे ही कर देते हैं। हाँ, ये हो गए, हम इनके परिवार की बात कर रहे हैं। इनके समय कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे पुत्री के लिए ये लोग, पुत्री के लिए ये लोग दुहिता शब्द का प्रयोग करते थे। वैद वैदिक एज में या आर्यों के समय ये डॉटर के लिए दुहिता शब्द का प्रयोग कर, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके पेपर में पूछते ही पूछते हैं, जैसे कि गाय के लिए सिंधु घाटी शब्द सभ्यता के, अरे आर्य लोग अघन्या शब्द का प्रयोग करते थे। अघन्या, दैट कैन नॉट बी किल्ड, जिसकी मृत्यु न की जा सके, जिसे मारा न जा सके, उसको अघन्या। गाय से प्राप्त होने वाली हर चीज को दे कॉल्ड एज गोविष्टि। और उस समय क्या हर कबीला इस जैसे गाय से क्या प्राप्त होता है? दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गोबर, यही सब ना, सारी चीजों को, गाय से प्राप्त होने वाली चीजों को ये गोविष्टि कहते थे। और यही वजह था, एक कबीला, एक ट्राइब दूसरे कबीले पे हमला ही करता था अघन्या प्राप्त करने के लिए। जिस कबीले के पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, वो कबीला उतना ही क्या होता था? अमीर माना जाता था। आपको याद होगा कि महाभारत में पांडवों के जो गुरु थे वो कौन थे? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को, ये लोग आर्य थे, द्रोणाचार्य को एक दूसरे कबीले की लड़की से प्यार हुआ, तो द्रोणाचार्य ने उससे शादी का प्रस्ताव उनके पिता के पास भेजा कि मुझे शादी करनी है आपकी लड़की से। अब मुझे उस राजा का नाम नहीं याद आ रहा, अभी शायद तुम लोग को याद आ जाए। तो द्रोणाचार्य ने भेजा कि शादी का प्रस्ताव, तो द्रोणाचार्य को ये कह करके लोगों ने, उस पिता ने बोला कि हट, तुम्हारा कबीला
कमजोर कबीला, तुम अयोग्य लड़के, न तुम्हारे पास अघन्या है, न तुम्हारे पास पावर है, क्या तुम्हारे लड़के, मैं अपनी लड़की से शादी करूंगा, भाग जाओ यहां से। तो जब द्रोणाचार्य भविष्य में पांडवों के गुरु बने और जब पांडव पांचों लोग शिक्षा ले लिए तो द्रोणाचार्य से बोले कि गुरुदेव गुरु दक्षिणा मांगिए। तो द्रोणाचार्य ने कहा वो राजा ध्रुपद या कौन सा राजा है उसको जाओ हरा करके लाके मेरे पैर में पटक दो, और तुम लोग राजा के लड़के हो, मुझे 5,000 गाय चाहिए। ये लोग कहे बस गुरुदेव शिक्षा के बदले इतना ही कहे। हाँ, तो देखो अपने यंग जवानी का बदला द्रोणाचार्य, मतलब वो होता है ना पहला प्यार होता है यार, कैसे भूला जाते द्रोणाचार्य। तो उस राजा को पांडव लोग, आप लोग को शायद नाम याद आ गया हो, ध्रुपद या कुछ ऐसे ही था, उसको लाए और पटके पैर के पास द्रोणाचार्य के। तो द्रोणाचार्य अब उस समय तो बुजुर्ग हो गए थे, उसको उठा के उठो, अच्छा है कि मरे नहीं हो। अब ये बताओ अपने लड़की का शादी हमसे तो किए नहीं थे, काहे नहीं किए थे, काहे कि हमारे पास अघन्या नहीं थी। आज 5,000 गायें हैं मेरे कबीले में, और जो दूसरी बात करते हो आज मेरे चरणों में लेटे हुए, बताओ योग्य नहीं थे हम? बताओ सीजीएल नहीं क्वालिफाई किया, एसएससी नहीं, एमटीएस नहीं, तो का बियाह नहीं, अरे होना चाहिए। समस्याएं हैं तो हैं। इसीलिए देखो भैया लड़कों को लड़कियों तुम लोग हल्के में मत लेना, कभी भी पलटवार कर सकते हैं लड़के, बड़े खतरनाक होते, बेचारे रो लेते हैं एकांत में लेकिन होते खतरनाक हैं सब। ज्यादा परेशान करोगी तुम लोग तो समझ लो तुम्हारा सब ऐसी तैसी सब गड़बड़ कर जाते हैं लड़के, बड़े भिड़ंतू टाइप के होते हैं, भिड़ जाते हैं ना, बाप से तुम्हारे लड़ जाएंगे, क्या करोगी। इसलिए इनसे दूरी बना के रखो। सांड टाइप के होते हैं लड़के, नहीं मम्मी पापा घर में कहते हैं सांड हो गए हो का, मतलब समझो। खैर गाय अघन्या गोविष्टि यहां क्लियर होगा। उसके बाद तुम्हें बताएं शादी में कन्या को जो दहेज नहीं गिफ्ट जो दिया जाता था उसे वहतू कहा जाता था। ये आपके सीजीएल का क्वेश्चन है कि वहतू क्या होता था। शादी में कन्या को गिफ्ट, जैसे हम लोग जाते हैं तो नहीं दो साड़ी ले लो, ये ले लो, तो शादी में कन्या को गिफ्ट, जो लड़की को गिफ्ट मिलता था, दैट इज नोन एज द वहतू। ठीक है ना, वहतू हुआ करता था। अमाजू, कुछ लड़कियां ऐसी होती थी कहती थी हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है मत करो, तो ऐसी लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। अमाजू अविवाहित, अविवाहित कन्या, जो लेकिन जीवन भर अविवाहित रह जाए, दैट्स कॉल्ड अमाजू। उस समय वंश को आगे बढ़ाने की बड़ी परंपरा थी। लड़की की शादी हो जाए, अब उससे और उसके पति से कोई बच्चा न पैदा हो पावे, या फिर पति मर गया कबीले की लड़ाइयों में, या कुछ भी ऐसा बीमारी से मर गया या बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, ऐसी स्थिति में उस लड़की की शादी, उसके शादी तो नहीं, उसका जो फिजिकल रिलेशन है वो देवर के साथ बनवाया जाता था कि आप देवर के साथ रह लो और जब आप प्रेग्नेंट हो जाओगी तो ये वंश आगे बढ़ेगा, ये कबीला आगे बढ़ेगा। इस प्रक्रिया को नियोग कहा जाता था। ठीक है ना, तो नियोग, नियोग किस लिए होता था? पुत्र प्राप्ति के लिए। ठीक है ना, पुत्र प्राप्ति के लिए। और ये नियोग हमेशा देवर एवं भाभी के मध्य, देवर भाभी के मध्य ही पुत्र प्राप्ति के लिए जो रिलेशन बनाए जाते थे उसे नियोग कहा जाता था। ठीक है ना, ये शब्द आपसे पूछते हैं एग्जाम में। साथ ही साथ और भी ऐसे कई शब्द हैं जो आपसे एग्जाम में पूछता है, जैसे कि जो उस समय गाय की चोरी करे, गाय की चोरी, भैया जो कबीला गाय की चोरी करने वाला, हालांकि गाय की चोरी करने वाला को पड़ी कहा जाता था, पड़ी, हालांकि व्यापारी को भी पड़ी कई जगह कहा गया है, लेकिन एक कबीले की जो गाय चोरी करके अपने कबीले को समृद्ध बनाते थे उनको पड़ी, आज हम लोग गाय चोर कह देते हैं। ठीक है, तो पड़ी कहा जाता था। साथ ही साथ इस सभ्यता के लोगों को, इस सभ्यता के लोगों को लिखावट पढ़ावट के तौर पे इनकी जो भाषा थी दैट वाज संस्कृत, भाषा इनकी आर्यों की संस्कृत हुआ करती थी। इनका जो समाज था, समाज की इंग्लिश सर सोसाइटी, सर इनकी जो सभ्यता थी सोसाइटी, इसकी इंग्लिश सर सिविलाइजेशन। इनका जो समाज था लल्ला, सोसाइटी था, दैट वाज पैट्रिचल। पैट्रिचल मतलब सर मेरे भाई पितृ सत्तात्मक। ठीक है ना, पितृ सत्तात्मक मतलब पिता की बात ज्यादा मानी जाती थी, जबकि याद करो सिंधु घाटी सभ्यता के समय मात्र सत्तात्मक था,
मैट्रिचल था ना। लेकिन ये जो आपका वैदिक एज जो है, जिसको आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टोटली ये शुरू हुआ था 1500 से और खत्म हुआ था 600 बीसी पे। ये टोटल पितृसत्तात्मक था। हम लोगों को आर्य माना जाता है, आप जितने लोगों सबको आर्य माना जाता है। आज भी देखो घर में पिता की, दादा की, नाना की बात ज्यादा चलती है। अलग की बात है मम्मी को तो पापा ठिठुक जाता है, अरे ठीक है तुम जो कर रही हो ठीक है। लेकिन सामाजिक तौर पे पिता की बात ज्यादा चलती है। सभ्यता, अब बताओ ये लोग गांव से भी बुरे हालात में, मैं तो कबीला, गांव तो फिर भी कुछ समृद्ध होता है, कबीले तो और पिछड़े हुए हैं ना। तो फिर आप इनकी सभ्यता, सिविलाइजेशन, सोसाइटी की बात हो गई, लैंग्वेज की बात हो गई। अब सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें सर, तो इनकी क्या थी, रूरल या अर्बन? आप कहोगे सर ये तो रूरल ही थे, ये तो ग्रामीण ही थे। ये ग्रामीण थे सर, इनको आप शहरी कह ही नहीं सकते हो, ये कबीलों में रहा करते थे। सच है कि नहीं मेरे भाई? है ग्रामीण। उसके अलावा आर्य जो हुआ करते थे, आ, इन्होंने, इनका जो टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, आर्यों का देखो टाइम पीरियड यहां पे देखना। ये आए ऐसे, यहां पे भारत में ये प्रवेश किए। अब समझना जरा, 1500 बीसी में मेरे लल्ला ये भारत में प्रवेश किए। यहां से लेकर यहां तक ये 1000 बीसी में भारत में बस इतना आगे तक बढ़े, इससे आगे ये भारत में नहीं बढ़े। फिर उसके बाद समय बदला और समय बदलने के साथ ये यहां से आगे बढ़े और यहां पे आकर के रुक गए 600 बीसी तक। 600 बीसी, 600 ईसा पूर्व तक। तो इस पूरे टाइम में यहां से लेकर के मेरे भाई यहां तक के टाइम पीरियड कितना हुआ, 1500 से लेके 600। ये देखो 1500 से लेके 600 बीसी, ये है आर्यों का टाइम। इस टाइम पीरियड में आर्यों ने एक वेद लिखा था, ऋग्वेद, 1500 से लेके 1000 के बीच में। और 1000 से 600 के बीच में ये सामवेद लिखे, यजुर्वेद लिखे और अथर्ववेद लिखे। मतलब अगर आप ये कह सकते हो कि ये पूरे टाइम में वेद लिखे। इस वजह से मेरे लल्ला इस टाइम को हम लोग वैदिक एज के नाम से या वैदिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। आप इसे वैदिक एज या वैदिक युग के नाम से जानते हो। अब ये वैदिक युग दो भाग में बटा हुआ है सर। ये वैदिक युग कौन कौन सा, इसको दो भाग में बांट दीजिए सर, ये और ये। एक है सर 1500 से लेकर 1000 तक वाला टाइम, और एक है सर 1000 से लेके 600 तक वाला टाइम। दो भाग में बटा है ना ये पूरा का पूरा। देखो यहां से दो भाग में बट गया कि नहीं। ये जो सर पहले वाला है, ये सर ये जो पहले वाला है सर, इसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर मेरे लल्ला पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो अर्ली वैदिक पीरियड, और इसको हम कहेंगे लेटरल, ठीक है ना, लेटरल वैदिक पीरियड या फिर उत्तर वैदिक काल। क्लियर हुआ पूरा कि वैदिक युग को हम दो भाग में क्यों बांटे हैं, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटरल। मतलब अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा गया, लेटरल वैदिक पीरियड में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखा गया। अभी मैं वेदों, अब देखो यही है ना कि अगर डिटेल में इंसान पढ़ाने लगे तो दो दो तीन तीन घंटे लेक्चर खींचते हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग का बैच खूब डिटेल में चले, इतना कि जीवन में दोबारा इतिहास पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तुम टीचर बन जाओ इतिहास के, ऐसा तुम्हारी स्टडी होनी चाहिए। अब आओ जरा सा, अभी आर्यों के बारे में आज, कल वेदों के बारे में पढ़ा जाएगा। आज बस शुरुआती एकदम जहां से एक एक नंबर मिलना इंपॉर्टेंट है। और जो एक बात मेरे पर भरोसा रखना, मैं अपने काम 100% ईमानदारी से करता हूं। मैं जो तुम्हें कंटेंट दे रहा हूं, कम से कम 5 से 6 किताबों का इकट्ठा करके एक जगह दे रहा हूं। पिछले 10 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। तो तुम ट्रस्ट करना कि सर इतना पढ़ने के बाद क्या मेरा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, आरपीएफ, जीडी कांस्टेबल जितने निकल जाएंगे? मैं कहूंगा हाँ, अगर तुम ध्यान से इसका नोट्स बना लिए तो। खैर, अब आ जाओ, हम अगर इसकी बात करें, ये अगर हम इनके पूर्व वैदिक काल की बात कर लें, पूर्व
वैदिक काल। और मेरे भाई हम बात कर लें उत्तर वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। सर पहले तो इसे हम कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, लेटरल वैदिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड है सर 1500 से लेके 1000 बीसी तक। इसका टाइम पीरियड है सर 1000 से लेकर के 600 बीसी तक। अब आइए सर आनंद लिया जाए टॉपिक का। इस समय इन्होंने एक वेद लिखा था, ऋगु वेद। इस समय इन्होंने सामवेद भी लिखा, यजुर्वेद भी लिखा और अथर्ववेद भी लिखा। 3 वेद लिखे। इस समय इनका मेन इस टाइम पीरियड में ऑक्यूपेशन हुआ करता था पशुपालन, इंग्लिश में सर एनिमल हस्बेंड्री मेरे दोस्त, एनिमल हस्बेंड्री। और इस समय हो गया कृषि, क्योंकि जब ये 1000 के बाद इधर बढ़े थे तो इधर गंगा यमुना नदियां बहती थी, दोआब का एरिया मिला था, 2 नदियों के बीच का, तो एग्रीकल्चर। उसके अलावा आपको बताएं कि इस समय जो वंश की संकल्पना, इस समय जो अर्ली वैदिक पीरियड में वंश का कॉन्सेप्ट था कि ये मेरे वंश के हैं, वंश का सिद्धांत, जैसे नहीं होता ये मेरे वंश के हैं, कुल के हैं, खानदान के हैं, क्लैन के हैं, वंश का सिद्धांत, ठीक है। इस समय वंश के सिद्धांत को मानते थे। इस समय गोत्र आ गया, गोत्र सिस्टम अपीयर, गोत्र व्यवस्था आ गई। नहीं, लोग कहते मेरा गोत्र सांडिल्य है, गर्ग है, गौतम है, शादियों में गोत्र वोत्र देखे जाते हैं ना, वो तो लेटरल वैदिक पीरियड में गोत्र है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वहां पे रख दो, ठीक है ना। इस समय भी एक कर लिया जाता था, इस समय भी एक कर लिया जाता था जिस कर का नाम था बलि। यह एक प्रकार का कर था, लेकिन फ्रॉम ओन डिजायर, जिसका मन हो वो कर दे दे राजा को, जिससे वो कबीले का खर्च चला सके। तो मैं लिख दे रहा हूं इट इज अ टैक्स, इट इज अ टैक्स बट बाई ओन डिजायर, अपनी स्वेच्छा से आप दीजिए, स्वेच्छा से। समझ रहे हो ना कि आपकी इच्छा हो तो आप ये कर दीजिए जिसका नाम बलि है। लेकिन इस समय पूरा टैक्स सिस्टम आ गया, टैक्स व्यवस्था इंट्रोड्यूस, आरंभ, ठीक है ना, टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस। यहां पे टैक्स सिस्टम डिपेंड अपॉन योर डिजायर, इफ यू आर एग्री देन गिव टू किंग, अदरवाइज डोंट गिव। बट हियर इज द टैक्सेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड कि नहीं, इतना अगर आपको आ रहा है, गाय से इतना दूध निकल रहा है तो इतना दोगे, ताकि जिनके पास गाय नहीं है उनके घर भी दूध पहुंच सके। उसके ये सब चीजें ना एमसीक्यू के रूप में तुमसे पूछेगा, किस समय टैक्स व्यवस्था को परमानेंट कर दिया गया। जिस स्टूडेंट को पता होगा वो बोलेगा लेटरल वैदिक पीरियड में, जिसको नहीं पता होगा सोचेगा इस ससुराई का पूछ रहा है भाई। एक आध दूठा ऑप्शन मॉडर्न इंडिया का उठा के निर्मला सीतारमण पटक देगा, लोग सर पटकने लगे, ओ इसी समय होगा, वेदों के समय थोड़ी रहा होगा। उसके अलावा आपको बताते हैं सभा समिति विदत और गढ़। सभा समिति सर ये क्या है, अरे बता रहे भैया रुक जाओ, विदत और गढ़, इनकी इंग्लिश भी यही होगी, सभा समिति विदत और गढ़। जैसे आजकल नहीं है पंचायती राज, इलेक्शन कमीशन, भारत का न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम, ऐसे है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन है संवैधानिक वर्तमान समय में। उसी तरह अर्ली वैदिक पीरियड में आपके सभा समिति विदत और गढ़ नाम के 4 संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो पूरे समाज के कार्य को देखते थे, मतलब समझो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ये रहते थे। लेकिन जब लेटरल वैदिक पीरियड आया तो सभा समिति, इसमें सभा समिति तो रहा, विदत बंद कर दिया गया, विदत बंद हो गया, ठीक है ना। सभा और समिति तो रहा लेकिन विदत को बंद कर दिया गया। सभा और समिति में कन्याओं का प्रवेश था, ठीक है ना इस समय। बल्कि इस समय आपको एक चीज और बताएं, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार ये क्या होता है सर, उपनयन संस्कार था। इस समय लड़कियों का भी जनेऊ किया जाता था। नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग जनेऊ पहनते हैं, जो लोग, अब चूंकि लेक्चर ही वैदिक एज का है तो बताना तो यही सब पड़ेगा, वैदिक एज। उपनयन संस्कार था इस समय की, बहुत महान महान लड़कियां, लोप मुद्रा, उपाला, घोषा, ठीक है ना। उपनयन संस्कार का किनका किनका हुआ है,
जैसे एक लड़की बहुत बड़ी विद्वान थी, लोप मुद्रा, अपाला, घोषा, ये वो लड़कियां थी वैदिक युग के जिन्होंने वेदों को सबसे पहले पढ़ा लड़कियों में। इन लोगों का भी उपनयन संस्कार हुआ था। जबकि लेटरल वैदिक पीरियड में महिला उपनयन बंद, ठीक है ना, महिला उपनयन बंद, कि लड़कियों का जनेऊ संस्कार नहीं होगा। अब अगर लड़कियां पढ़ी लिखी रहेंगी, कई डिस्कशन होगा, चार तो पंडित जी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, लड़की एक दिन पूछ दे कि ये बताइए आप लोग का तो जनेऊ हुआ है, हम लोगों का क्यों नहीं? कहेंगे लड़कियों का नहीं होता है। काहे नहीं होता है? अब वो लड़की, अगर तुम लोग पढ़ी लिखी रहो तो ठीक से पलट के पूछ दो कि अच्छा आपको बड़ा पता है नहीं होता है, ये अपाला, घोषा, लोप मुद्रा का तो होता था। अब दादाजी नानाजी या चार जो बुजुर्ग बैठे होंगे, अरे पागल हो तुम, नहीं होता। भग पागल हो, खैनी खा के चाय पी के बैठे हुए हैं। ऋग्वेद उठाइए, वैदिक एज उठाइए, जाइए उसके 10वां मंडल में जिसमें गोत्र सिस्टम लिखा है, अगर उसमें न लिखा हो कि लड़कियों का उपनयन संस्कार होता था, अभी सर कटा दूंगी, नहीं आपका काट लूंगी सर। देखो, एकदम दमक दिया करो तुम लोग, ये जब पढ़ी रहोगी तब ना। इधर पता चला रील देखने से फुर्सत नहीं है, नाच रही है, खुआ के उसी बात, बहुत बढ़िया नाची, इसका पाउडर लिपस्टिक देख लो। लड़कों को तो कोई मतलब है नहीं होता, ऐसे खाली 2 बार बिना पाउडर लिपस्टिक के भी नाच दे तो लड़के ऐसे करके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको तो व्यूज दे दो, लाइक मार दो, इसका लाइक मार दो, चैनल में सब्सक्राइब कर ले का। और यूट्यूब की तो ये स्थिति है, इंस्टाग्राम की, जितना गाली उतना लाइक, मार धड़ाधड़ को। कैरी मिनाटी कौन कौन है, गरिया गरिया के सब फेमस हो गए। हमको समझ क्या देखते हो भाई तुम लोग। खैर, तो उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार नहीं था, ठीक है ना, उपनयन संस्कार था, उपनयन संस्कार नहीं था। उसके अलावा इस समय काला और लाल रंग का बर्तन उपयोग करते थे, काला लाल बर्तन या मिट्टी के बने हुए बर्तन, मृद भांड का उपयोग। अब ये सर अंग्रेजी में बताओ ना भैया, देखो काला ब्लैक हो गया, लाल आपका रेड हो गया। मृद मतलब होता है सॉयल, मिट्टी, भांड मतलब होता है पॉट, मिट्टी के बने हुए बर्तनों का उपयोग होता था, लेकिन काले और लाल। और यहां पे PGW, पेंटेड ग्रेवेयर का उपयोग। सर इसका हिंदी बताइए अब। पेंटेड मतलब होता है चित्रित, ग्रे मतलब होता है धूसर, मिट्टी का पाउडर, दैट इज धूसर, मिट्टी का जो पाउडर फॉर्म होता है, फिर पानी डालो तो घड़ा सुराही बनाओगे एक आकार देके। चित्रित, धूसर, मृद भांड, मतलब जैसे नहीं आजकल हम लोग का उपयोग, हम लोग घड़ा वगैरह जो खरीदते हैं आजकल, देखो उस पे फूल पत्ती पेड़ पौधे घड़े के ऊपर नहीं बने रहते हैं, अच्छे अच्छे डिजाइन। तो इस समय सिंपल काला लाल घड़ा, सिंपल वाला। और जब अर्ली लेटरल वैदिक पीरियड आया तो उस पे पेंट ओंट होने लगा, उसके ऊपर मोर का तो हाथी का तो घोड़ा का जो भी था ये प्रयोग करने लगे। चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग। उसके अलावा बताएं, ये अर्ली और लेटरल वैदिक पीरियड के बारे में है। उसके बाद ये, अच्छा इस समय के जो प्रमुख देवता थे, अब मैं मिटा रहा हूं, एक लाइन और लिखी दूं यहीं पे, किस कलर से लिखूं कि दिखे, इस वाले से दिखेगा, इससे। अर्ली वैदिक पीरियड के जो मुख्य देवता थे मेरे भाई, वो थे इंद्र। इनके नाम 200 मंत्र मिलते हैं। दूसरे नंबर के जो थे वो थे अग्नि, इनके नाम 250 है भाई, अग्नि के नाम 200 हैं। वहीं यहां पे जो मुख्य देवता थे वो थे प्रजापति, आधुनिक ब्रह्मा जी। और जानते हो प्रजापति यही ब्रह्मा जी आधुनिक समय जाने जाते हैं। ये जो 4 ऑर्गेनाइजेशन थे ना, सभा समिति वीदथ और गढ़, इसमें की जो ये 2 समितियां थी ना, सभा और समिति, सभा समिति को इनकी 2 कन्या कहा जाता था, 2 डॉटर्स ऑफ प्रजापति, प्रजापति की 2 कन्या। नोट्स तुम लोग अपने हाथ से खुद से लिख के बनाना। प्रजापति की 2 कन्या, सभा और समिति को कहा जाता था। और प्रजापति कौन थे? लेटरल वैदिक पीरियड के मुख्य देवता थे, ठीक है, लेटरल वैदिक पीरियड के मुख्य देवता थे। सबको क्लियर हुआ कि अर्ली वैदिक पीरियड, लेटरल वैदिक पीरियड, आर्य कौन थे, कहां से आए थे, क्या पहनते थे, क्या बोलते थे, किसकी पूजा करते थे, कैसा समाज था, कैसी सभ्यता थी, सारी चीजें क्लियर हुई। एक बार अगर आप लोग ओके ओके लिखेंगे तो मैं 10 मिनट और थोड़ा आगे बढ़ के पढ़ाऊंगा। बताइए ओके हो गया मेरे भाई? मजा आ रहा है कि नहीं? कुछ नया सीखने को मिल रहा है कि नहीं, ये बस बताओ। सही है? ये नोट्स खुद से बनाना लल्ला,
कभी भी पीडीएफ के भरोसे मत रहो, किसी भी टीचर के, मेरे में तो बिल्कुल मत रहा करो कि नहीं सर पीडीएफ चाहिए। चलो अब मैं कमेंट बंद कर रहा हूं, कमेंट बंद कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट और पढ़ा दूं। लल्ला थोड़ा कमेंट रोक दो, ठीक है ना, कमेंट रोक दो। अच्छा, उसके बाद अभी तक हम लोग आर्यों के इंट्रोडक्शन में, अभी वेद पढ़ना तो शुरू नहीं किया। मतलब आज कौन वार है, बृहस्पतिवार है कि शुक्रवार, शायद शुक्रवार, देखेंगे तो हम कल शनिवार को भी लेक्चर ले लेंगे। तो वैसे हम शनिवार रविवार नहीं पढ़ाते, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मूड किया तो ले लूंगा। अभी हम लोग आर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं सर। आर्य जो थे इनके बारे में अब कुछ जानो कि आर्यों ने वेद की रचना की। किसकी रचना की? वेद। अब ये जो वेद हैं, वेदों का लिटरल मीनिंग होता है हिंदू धर्म में ज्ञान। ऐसा ज्ञान, ऐसा नॉलेज जो देवताओं के द्वारा मिला है। वेद को हम लोग संहिता भी कहते हैं। वेद आल्सो नोन एज संहिता, ये बात भी याद रखना। वेद को हम लोग संहिता भी कहते हैं, और याद रखना वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है सर, जरा आप पॉइंट समझना। हिंदू धर्म में वेद एक बार लिख दिए गए, उसके बाद एक पीढ़ी सुन करके दूसरे पीढ़ी को वो ज्ञान ट्रांसफर करती है। बार बार वेद नहीं लिखे गए, एक ही बार लिखा गया, संकलन हुआ, उसका कंपाइलेशन हुआ, लिखा भी क्या हो गया। तो इसीलिए इसे श्रुति, सुन सुन करके ज्ञान को आगे बढ़ाना, दैट इज श्रुति। तो वेदों को तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुना सुना कर, याद करवा करवा करके ही बढ़ाया जाता है ना। दैट्स वाई वेद आल्सो नोन एज श्रुति। और वेद क्या है? संहिता, एक जगह सब कुछ कलेक्ट है, दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज संहिता। वेदों को मेरे भाई अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय, सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? लल्ला इसकी इंग्लिश भी अपौरुषेय होगी, बल्कि इसको मैं ऑपरेशन कर देता हूं। अ मतलब होता है नहीं, पौरुष मतलब होता है पुरुष। मतलब ये कहा गया कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हैं सर, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि वेद आर रिटेन बाय वेद व्यास। ये सर हम लोग का जज्बात के साथ मत खेलिए। मैं कहूंगा लल्ला मैं खेल थोड़ी रहा हूं, वेद व्यास ने वेदों को लिखा नहीं है, वेदों को संकलित किया। जैसे मान लो तुम्हारी किताब फट गई, अब उस किताब को तुम लेके गए बुक बाइंडर वाले के पास, बुक बाइंडर ने तुम्हारी बुक को, किताब के अलग अलग पन्ने को इकट्ठा कर दिया, तो क्या वो उस किताब का राइटर हो गया? नहीं ना, उसने बुक बाइंडिंग की। ठीक उसी तरीके से हिंदू धर्म में माना जाता है कि वेद देवताओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है, जो अलग अलग व्यक्तियों के पास फैला हुआ था, अलग अलग व्यक्तियों के पास ज्ञान फैला हुआ था, ठीक है ना। इन सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक जगह कर दिया वेद व्यास ने, कंपाइल कर दिया। इसीलिए वेदों को लिखा नहीं गया है, वेद आर कंपाइल्ड, वेद संकलित किए गए हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे कहे कि वेद लिखा गया है तो कहना पागल मत बनो, वेद को संकलित किया गया है, एंड इट इज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास, एंड द ओरिजिनल नेम ऑफ वेद व्यास, ठीक है ना। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम भी आपके पेपर में पूछता है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी ने वेदों को लिखा नहीं है, वेदों को एक जगह इकट्ठा किया, अलग अलग ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया है। तो वर्ड होना चाहिए कंपाइल, ठीक है ना, कंपाइल बाय वेद व्यास, न कि रिटेन बाय वेद व्यास। हल्के से शब्द का खेल है, देख लो। जैसे ही वेद है, हर वेद का एक उपवेद है, हर वेद, और हर वेद को समझने के लिए, जैसे तुम 10वीं 12वीं का परीक्षा देते हो, अब तुम्हें वेद नहीं समझ में आया, मतलब अपनी बुक, तो तुम क्या खरीद लेते हो? गाइड खरीद लेते हो। उसी तरीके से जब वेद लोगों को समझाने में लोगों को नहीं समझ आया, तो वेदों को समझने के लिए जिस चीज की रचना की गई उसे कहा गया ब्राह्मण। तो वैदिक युग में कोई ब्राह्मण जाति नहीं थी, वैदिक युग में ब्राह्मण क्या थे? ब्राह्मण हुआ करते थे आपके बुकों के नाम। जैसे मैं आपको बताऊं, ऋग्वेद जब लोगों को नहीं समझ में आया, तो ऐतरेय और कौस्तकीय नाम के दो ब्राह्मण किताबों की रचना की गई। आगे चल के इन्हीं ब्राह्मण किताबों को पढ़ने वाले जानकार लोगों को ब्राह्मण या पंडित कहा गया, बस। तो इन द इनिशियल स्टेज ऑफ आवर वैदिक एज, ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, ब्राह्मण इज अ बुक नेम,
ठीक है ना। जैसे मैं कुछ ब्राह्मणों के नाम लूं, ऐतरेय ब्राह्मण, तांडेय ब्राह्मण, कौस्तिकी ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, छंदोग्य ब्राह्मण, जैमनीय ब्राह्मण, ये मैंने जितने नाम लिए हैं ये किताबों के नाम हैं जो वेदों को समझने के लिए लिखे गए। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया, ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय और कौस्तिकीय ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। गॉट इट द पॉइंट? ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेगा। तो ब्राह्मण एक जाति नहीं, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को कहा। लेकिन यहां भी देखना, जब मैं कल या परसों अपना लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को किस तरीके से हम लोगों को ब्राह्मणों के नाम पे, या हमारे ब्राह्मण कौन थे। आज कई लोग ब्राह्मणों को भला बुरा भी कहते हैं, वो आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, हम ही लोग के बाप दादा थे। वो तो आधुनिक नेताओं ने, बीच के राजा रानियों ने जातिगत चीजें कर दिया। नहीं तो वेद में कर्म के आधार पे जाति लिखा है, जाति के आधार पे कर्म नहीं। आप लोग वेट करना मेरे अगले लेक्चर का, मैं आपके मतलब ज्ञान को न खोल दिया ना कि नहीं यार वेदों में सही लिखा है। हिंदू धर्म या उसकी जो किताबें हैं वो गलत नहीं है, उसका उपयोग, उसको समझाया, उसको अपने लिए प्रयोग किया गया गलत है। ये तुम देख लेना, मैं तुमको बता दूंगा, तुमको अफसोस ना हो गया कि अरे यार इतने दिन से इन लोगों को हम गलत समझ रहे थे। नहीं, वो गलत नहीं थे लल्ला, बस हम लोग को ठीक से इतिहास समझाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। ठीक है ना, ये बात याद रखना। खैर, आज इतने ही पे रोक दे रहे हैं। अगले लेक्चर में तुम याद दिलाना कि सर आपने आर्यों का पूरा बता दिया था, अब आपको वेद पढ़ाना शुरू करना है। ठीक है, अब बस, अब थक गए, अब थक गए, आज का खेल हो गया। अच्छा बताओ, सच सच बताओ, तुम लोग को पढ़ के कैसा लगा? नोट्स बनाओगे ना? नोट्स बना लोगे ना? पढ़ के मजा आया? कुछ नई चीजें पता चली? अब मैं इसी एनर्जी के साथ लेक्चर लेता हूं, फिर ना यार 45-50 मिनट के बाद मैं एकदम थक जाता हूं। मेरी इच्छा नहीं होती कि अब मैं एक शब्द को, अब चुपचाप जाके कहीं बैठ के कप चाय पीऊंगा कि अरे बस ठीक है ठीक है। लेकिन वादा करो कि कोई पीडीएफ के लिए नहीं रोएगा, सब लोग ये नोट्स बनाओगे, सब अपना नोट्स बनाना। ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और अपना अपनों का ध्यान देना। और जब मैं पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा लूंगा तो इसके एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक दिन पूरे एंशिएंट का, एक दिन पूरे मिडविल का, एक दिन पूरे मॉडर्न का। ठीक है, ताकि आपका एमसीक्यू भी प्रैक्टिस हो जाए, वो भी मैं करवा दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। ठीक है, सबको कसम है फीडबैक दे के जाओगे ना, मैं पढ़ूंगा फीडबैक कि आपने मेरे बारे में क्या लिखा। ठीक है ना। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।